चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो अधिशासी अधिकारी के एग्ज़ाम पेपर के लिए जो होना है आपका 26 नवंबर को, जिसके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे 10 नवंबर से और आपके सिलेबस में लगा हुआ है भारतीय कृषि। तो चलिए भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्नों को आज देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है और ये 5वीं वीडियो है, तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं अगर आपका मन करेगा तो, क्योंकि ये वीडियो आपको ही फ़ायदा पहुंचाएगी। अब प्रश्नों को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, यानी फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनका प्रयोग कहाँ और किस रूप में करते हैं, तो याद रखना है फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग बुआई के समय मूल खाद के रूप में करते हैं। इम्पोर्टेंट है ये कि फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग किस रूप में करते हैं और कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में। इसको रखना है ध्यान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही यहाँ देखेंगे। जैसे प्रश्न है मशरूम संबंधित है, तो मशरूम किससे संबंधित है, विषाणु से, जीवाणु से, फफूंद से या शैवाल से, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मशरूम संबंधित है फफूंद से। इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये, और आपको बेसिक प्रश्नों को ही देखना है। जैसे प्रश्न है नील हरित शैवाल काम करते हैं किस फसल में, तो बताइए गेहूं में, मक्का में, धान में या मटर में, तो नील हरित शैवाल काम करते हैं धान की फसल में। इसको रखना है आपको ध्यान, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। निम्न में से कौन अंतर्वर्ती फसल है, तो बताइए निम्न में से कौन अंतर्वर्ती फसल है, कपास, मूंग, धान या गेहूं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा और आपसे पूछा जाएगा अंतर्वर्ती फसल, तो आप टिक करेंगे मूंग। मूंग की फसल अंतर्वर्ती फसल है, याद रखना है, ऑप्शन बी है राइट आंसर। उसके बाद बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और पूछा गया है कि कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य है या अग्रणी राज्य है या प्रथम राज्य है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन किस राज्य में होता है, तो जल्दी बताइए, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन होता है गुजरात में, कितना होता है 53% होता है। उसके बाद होता है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में कितना होता है, वहाँ होता है 13%। कितना होता है 13% होता है तमिलनाडु में, और गुजरात में होता है 53%। तो आपको याद रखना है कि मूंगफली में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, गुजरात। इसी प्रकार अन्य राज्यों के संबंध में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरसों के तेल में तीखापन का क्या कारण है, ऑप्शन है अमीनी एसिड, इरूसिक एसिड, ग्लूकोसलेट्स, तो बताइए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सरसों के तेल में तीखापन का क्या कारण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और बेसिक प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोसलेट्स है सरसों के तेल में तीखेपन का कारण, क्या है, ग्लूकोसलेट्स। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा और पूछा जाएगा सरसों के तेल में तीखेपन का कारण, तो आप बताएंगे ग्लूकोसलेट्स, ऑप्शन सी है राइट आंसर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा रोग पशुओं में विषाणु द्वारा होता है, तो बताइए विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, गलघोटू, क्षय रोग, थनैला या पोकनी। तो विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है पोकनी, जबकि गलघोटू, क्षय रोग और थनैला ये रोग होते हैं बैक्टीरिया के कारण। इसको आपको ध्यान में रखना है, जीवाणु के कारण होते हैं गलघोटू, क्षय रोग और थनैला, जबकि पोकनी होता है, किसके द्वारा होता है पोकनी, वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद एक और प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसे करा रहे हैं। अरहर में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात कितना होता है, अरहर में दाना और लकड़ी का औसत अनुपात आपको बताना है, तो वो होता है 1:6 से 8 तक, ये आपको रखना है ध्यान। ऑप्शन सी है राइट आंसर, ऑप्शन सी को करेंगे राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में होती है, तो बताइए जीवाणु के द्वारा, कैल्शियम की कमी से, सोडियम की कमी से या प्रोटोजोआ के द्वारा। ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं पहले की वीडियो में, और राइट आंसर है कैल्शियम की कमी से होती है पशुओं में दुग्ध ज्वर की बीमारी। उसके बाद है नर्सरी उगाने की डेकोव विधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है डेकोव विधि, गोभी से, प्याज से, धान से या तंबाकू से, तो बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान से संबंधित है डेकोव विधि, ये रखना है आपको याद, इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद है ट्रिटिकेल क्रॉस है, तो किसका क्रॉस है ट्रिटिकेल? गेहूं और जौ का, जौ और राई का, गेहूं और राई का, गेहूं और जई का। तो बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं और राई का क्रॉस है ट्रिटिकेल। इंपॉर्टेंट है, गेहूं और राई का क्रॉस है ट्रिटिकेल, ये आपको रखना है याद। उसके बाद देखिए बहुत ही बेसिक प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? तो मौलिक ग्रामीण संस्थान है ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला, ग्रामीण सहकारी समिति, लेकिन जिला परिषद नहीं है। तो हमसे पूछे नहीं, तो नहीं करेंगे हम ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों हैं मौलिक ग्रामीण संस्थान, इसको रखना याद और राइट आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है और बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कंपोस्ट क्या है? तो बताइए, कंपोस्ट है जीवांश खाद, क्या ये राइट है? तो राइट है, कंपोस्ट जीवांश खाद है। एल्गी क्या है? एल्गी बायो फर्टिलाइजर है, ये भी राइट है। उसके बाद डाई अमोनियम फास्फेट जटिल फर्टिलाइजर है, ये भी राइट है। जटिल उर्वरक है, ये राइट है। उसके बाद यूरिया यहाँ दिया हुआ है कि संपूर्ण उर्वरक है, क्या ये राइट है? यूरिया संपूर्ण उर्वरक हो सकता है? तो नहीं, यूरिया अपूर्ण उर्वरक है, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर है जिसमें केवल नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ ये हुआ रॉन्ग। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको आएगा और यूरिया के आगे दिया होगा संपूर्ण उर्वरक, तो आप इसे कर देना रॉन्ग, क्योंकि हमेशा याद रखना यूरिया इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर है जिसमें केवल नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि बाकी ये सब सही है। कंपोस्ट जीवांश खाद है, एल्गी बायो फर्टिलाइजर है और डाई अमोनियम फास्फेट जटिल उर्वरक है, जबकि यूरिया इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर है, अपूर्ण उर्वरक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? नाइट्रोजन, पोटास, बोरान या फास्फोरस? तो बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जड़ों की वृद्धि के लिए फास्फोरस पोषक तत्व सहायक होता है, इसलिए हम करेंगे ऑप्शन डी को राइट। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं, रोशनी और उपयुक्त तापक्रम राइट है, क्लोरोफिल और पानी राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड राइट है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी है राइट और सभी हैं राइट, इसको रखना है ध्यान। वैसे ही आपको याद होगा, बेसिक प्रश्न है। अब ये प्रश्न आपके लिए है और आपको बताना है निम्न में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? तो बताइए निम्न में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? ये तो आपको पता ही होगा। तो बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का, तिल, कपास और बाजरा खरीफ फसलों का समूह है। याद रखना है, मक्का, तिल, कपास और बाजरा खरीफ फसलों का समूह है। आपको याद होगा ही, क्योंकि आपने खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, ज़ैद फसलें बहुत अच्छी तरीके से याद की होगी। उसके बाद है डालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। तो जो डालू खेत होते हैं, डालू, उन खेतों में जुताई कैसे की जानी चाहिए? तो वो की जानी चाहिए डाल के विपरीत। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि डालू खेतों में किस प्रकार की खेती करनी चाहिए, तो वो करनी चाहिए डाल के विपरीत। इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, सबसे पहले पूछा जाता है कि खीरा रोग संबंधित है। तो खीरा रोग है धान से, किससे संबंधित है? खीरा रोग धान से संबंधित है। और प्रश्न ये है कि धान का खीरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? तो अगर धान में खीरा रोग लग रहा है तो हम किस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, किस कीटनाशक का प्रयोग करें कि जिससे कंट्रोल किया जा सके धान का खीरा रोग? तो बताइए किसका प्रयोग करेंगे, किस केमिकल का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे आपके जिंक सल्फेट का। अगर हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं धान में, तो धान में खीरा रोग से बचाया जा सकता है धान को। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि धान में खीरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आप कहोगे जिंक से। ठीक है, तो जिंक की कमी के कारण हो रहा है, तो धान की फसल में आप जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दीजिए, तो जिंक की कमी दूर हो जाएगी और धान में खीरा रोग भी नहीं होगा। तो राइट आंसर है धान में खीरा रोग जिंक सल्फेट के छिड़काव से रोका जा सकता है। उसके बाद निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? साल सीड खली, नीम की खली, सरसों की खली या मूंगफली की कली? तो बताइए निम्न में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? तो राइट आंसर है मूंगफली की खली सबसे अच्छी मानी जाती है दुधारू पशुओं के लिए। उसके बाद है रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है। तो कंडुआ रोग किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये है फफूंदी से संबंधित। किससे संबंधित है? फफूंदी से संबंधित है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
DPST दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि 11th 12th में, साइंस में, 10th में भी है। तो बताइए कितने डिग्री पर गर्म किया जाए दुग्ध पाश्चुरीकरण के लिए। तो राइट आंसर है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड हम गर्म करेंगे दूध को दुग्ध पाश्चुरीकरण के लिए। इम्पोर्टेंट है, 15 सेकंड के लिए 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ेगा अगर हमें दूध का पाश्चुरीकरण करना है तो। ऑप्शन सी है राइट आंसर, ऑप्शन सी को करेंगे राइट। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं? बहुफसली खेती, विशिष्ट खेती, मिश्रित फसलों की खेती या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। तो राइट आंसर है मिश्रित फसलों की खेती कहते हैं एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर क्या है? तो बताइए यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर, तो वो है 1.5%। कितना है? यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर है 1.5%। उसके बाद एक योजना है अंत्योदय योजना। तो आपको बताना है इस योजना का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए अंत्योदय योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और इसका उद्देश्य है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। इसको रखना है याद। अंत्योदय योजना 2000 में इसकी शुरुआत होती है, वर्ष 2000 में, और इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। उसके बाद एक घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है? तो बताइए कौन सी खली खिलाई जाएगी घी को दानेदार बनाने के लिए? बिनौले की खली, अलसी की खली, सरसों की खली, नारियल की खली? तो बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है नारियल की खली खिलानी पड़ेगी अगर घी को बनाना है दानेदार। इम्पोर्टेंट है ऑप्शन सी। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? तो बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? आपने देखा होगा हर्ड, स्टॉक या फ्लॉक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। बकरी के झुंड को कहते हैं ट्रिप। क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं बकरी के झुंड को। क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। इसको याद रख सकते हैं, ट्रिप कहा जाता है बकरी के झुंड को। पौधों में वृद्धि को नापा जा सकता है। तो बताइए पौधों की वृद्धि को हम किससे मापेंगे? ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सीधे आंसर की ओर चलेंगे। पौधों में वृद्धि को हम कैसे नाप सकते हैं? तो वो नाप सकते हैं अब्जेनोमीटर से। किससे? अब्जेनोमीटर से नापा जा सकता है पौधे की वृद्धि को। इम्पोर्टेंट है, अब्जेनोमीटर से नापा जा सकता है पौधे में वृद्धि को। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो जहां आ जाएगा नाम जर्सी, तो याद रखना है जर्सी नामक गाय की जो नस्ल है वो विदेशी नस्ल है। जर्सी बहुत ही कॉमन गाय है। जर्सी का दूध आप भी पीते होंगे क्योंकि बहुत से लोगों के पास जर्सी गाय रहती है जो कि विदेशी नस्ल की गाय है। टिक्का रोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है टिक्का रोग के संबंध में। तो बताइए टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर है मूंगफली। मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग, और मूंगफली उत्पादन में फर्स्ट है गुजरात और सेकंड है तमिलनाडु। ये भी आपको रखना है ध्यान। सूक्ष्म भोज्य तत्व हैं, तो कौन से हैं निम्न में से सूक्ष्म भोज्य तत्व? तो बताइए राइट आंसर। तो आंसर की ओर चलेंगे। सूक्ष्म भोज्य तत्व हैं जस्ता, मैग्नीज और कॉपर। ऑप्शन डी राइट आंसर। हवा का वेग नापा जाता है, किससे नापेंगे हवा का वेग? तो बताइए बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर या टेंसियोमीटर? हवा का वेग नापने के लिए हम यूज करेंगे एनेमोमीटर। ऑप्शन सी एनेमोमीटर का प्रयोग करेंगे हवा का वेग नापने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रबी की फसल के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा? तो बताइए
16 से 26 डिग्री सेल्सियस, 26 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। तो राइट आंसर है रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूल तापक्रम होगा 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको रखना है आपको ध्यान, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आवरण फसलें कौन सी हैं? प्याज, लहसुन, अलसी या लोबिया। तो बताइए आवरण फसलें कौन सी हैं? तो आवरण फसलें निम्न में से है लोबिया। इम्पोर्टेंट है, आवरण फसल कौन सी है निम्न में से? तो वो है लोबिया। 55। उसके बाद है 54, मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 साल। एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है, वो क्या है? तो बताइए एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है तो वो निम्न में से क्या हो सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कॉमन प्रश्न है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो उसे हम कहेंगे संसर्गिक रोग। उसे क्या कहेंगे? संसर्गिक रोग कहेंगे जब एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु को फैल जाती है। यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाएगा। यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को किस नाम से जाना जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या लगता है, क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुष्क खेती। उसके बाद आधार बीज तैयार किया जाता है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और इम्पोर्टेंट है। आधार बीज तैयार किया जाता है तो वो तैयार किया जाता है प्रजनक बीज से। निम्न में से ट्रैप फसल कौन सी है? तो बताइए निम्न में से ट्रैप फसल सनई, बाजरा, भिंडी या मक्का। आपको क्या लगती है ट्रैप फसल? तो ट्रैप फसल है भिंडी। ऑप्शन सी है राइट आंसर। मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? तो आज आपने मूंगफली के बहुत सारे प्रश्न देख लिए हैं तो इसको भी देखिए। मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति आपने देखी होगी मूंगफली गुच्छे में। तो राइट आंसर है कौशल। कौशल है मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति। उसके बाद है सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियां तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ऑप्शन डी आपातकालीन चारा। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा आपातकालीन चारा। उसके बाद है दियारा भूमि होती है। दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं दियारा भूमि? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। तो बताइए दियारा भूमि क्षेत्र क्या होते हैं? तो दियारा भूमि क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वो क्षेत्र नदी के किनारे हैं, उन क्षेत्रों को कहा जाएगा दियारा भूमि क्षेत्र। पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है? घेंगा, दुग्ध ज्वर, टिटनेस या खुरपका मुंहपका रोग। तो बताइए पशुओं में छूत की बीमारी। तो पशुओं में छूत की बीमारी है खुरपका मुंहपका रोग। ऑप्शन डी है राइट आंसर। उसके बाद ऊपर चलेंगे और देखेंगे एपीकल्चर। तो ये प्रश्न आपके लिए है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। कितना अच्छा प्रश्न है, आपने पढ़े होंगे खरपतवार नाशी। तो बताइए निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी है? 75 प्रश्न है ये। कार्बोप्यूरान, डाईफ्लू बेजुरॉन, आइसोप्रोट्यूरान या डाईमैक्रॉन। तो निम्न में से खरपतवार नाशी है आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान है खरपतवार नाशी, इसको रखना है ध्यान। फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है और इसका आंसर होता है डैचा। क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है यहाँ पूछा गया है कि नहीं किया जाता है। तो देखिए हरी खाद के रूप में डैचा का प्रयोग किया जाता है, सनी का प्रयोग किया जाता है, मूंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जौ का प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो प्रश्नों को अच्छे से देखना है। फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है, तो जौ का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि डेंचा, सनई और मूंग का प्रयोग किया जाता है हरी खाद के रूप में। गेहूं की बुवाई के लिए उचित तापक्रम क्या है, तो बताइए। गेहूं की बुवाई के लिए उचित तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये इम्पोर्टेंट है। गेहूं की बुवाई के लिए उचित तापक्रम। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है, तो बताइए। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है। मेवाती, साहीवाल, मालवी या डांगी, तो राइट आंसर है साहीवाल, दुधारू नस्ल की गाय है। उसके बाद है पैंगिंग किस फसल से संबंधित है, तो पैंगिंग है आपकी मूंगफली की फसल से संबंधित। मूंगफली के आज आपने बहुत प्रश्न देख लिए। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है, तो क्या होता है डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन, तो वो होता है आपका 10 वर्ष। 10 वर्ष होता है डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन। उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु हैं, तो बताइए। तो वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है, इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम आपको याद रखना है जहां बात आएगी स्वच्छ दूध उत्पादन की। निम्न में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है, तो बताइए। निम्न में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है। बथुआ, सत्यानाशी, हिरनखुरी या पत्थर चट्टा, तो राइट आंसर है हिरनखुरी। हिरनखुरी बहुवर्षीय खरपतवार है, जबकि आपको बथुआ देखने को मिलेगा रबी की फसल के साथ। यानी रबी में 1 वर्षीय खरपतवार नाशी है बथुआ, जबकि हिरनखुरी की बात करें तो हिरनखुरी बहुवर्षीय खरपतवार नाशी है। तो निम्न में से कौन बहुवर्षीय खरपतवार नाशी है, तो वो है हिरनखुरी। पत्थर चट्टा का संबंध है खरीफ से, और ये 1 वर्षीय खरपतवार नाशी है जो आपको खरीफ की फसल के साथ देखने को मिलेगा। और जो बथुआ है वो भी 1 वर्षीय खरपतवार नाशी है जो आपको रबी की फसल के साथ देखने को मिलेगा, जबकि हिरनखुरी बहुवर्षीय खरपतवार नाशी है। और साथ ही साथ जो सत्यानाशी है ये भी 1 वर्षीय खरपतवार नाशी है जो आपको रबी की फसल के साथ देखने को मिलेगा। पत्थर चट्टा खरीफ, सत्यानाशी रबी, बथुआ रबी और हिरनखुरी है बहुवर्षीय खरपतवार, यानी राइट आंसर है हिरनखुरी। तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं तेज नुकीले सींग, तो वो पाए जाते हैं कैनकेथा गाय में। कैनकेथा गाय में पाए जाते हैं नुकीले सींग। पिछेता सुलजा बीमारी किस फसल से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। तो ये संबंधित है आलू से। पिछेता सुलजा बीमारी आलू से संबंधित है। धान का सुलजा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो धान का सुलजा रोग होता है ऑप्शन डी जस्ता के कारण। किसकी कमी के कारण होता है धान का सुलजा रोग, जस्ता की कमी के कारण होता है धान का सुलजा रोग, और ये इम्पोर्टेंट है तो इसे रखना है आपको ध्यान। उसके बाद है मृदा का गहरा रंग किसका लक्षण है। अगर आपकी मिट्टी का गहरा रंग है तो किसका लक्षण है, तो वह है इसके अधिक उत्पादकता का लक्षण है मृदा का गहरा रंग। जीवाणु मदद करते हैं, तो जीवाणु पदार्थ किसमें मदद करते हैं, तो ये मृदा को समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में और मृदा क्षरण रोकने में मदद करते हैं। शिफ्टिंग खेती में क्या होता है, ऑप्शन हैं बहुत सारे, तो बताइए। सीधे आंसर की ओर चलेंगे। भूमि परिवर्तित होती रहती है शिफ्टिंग खेती में, जैसा कि नाम है, किंतु फसल वही रहती है। देखिए फसल वही रहेगी लेकिन भूमि परिवर्तन होती रहेगी शिफ्टिंग खेती में, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है, तो बताइए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई 1999 और 2000 में। ऑप्शन डी है राइट आंसर। उसके बाद है एक गाय का रंग काला है और सफ़ेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफ़ेद है, तो वो गाय कौन सी है। बचपन में जब मैं किसी गाय को काले रंग में देखता था तो मैं सोचता था वो भैंस है,
लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि रंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि जो सफ़ेद है वो गाय होगी और जो काली है वो भैंस होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये मेरी गलतफहमी थी। तो ये प्रश्न देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और बचपन के दिन याद आ गए। तो एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफ़ेद है, तो वो गाय कौन सी है? बताइए राइट आंसर। तो वो है हॉलस्टीन फ्रीजियन। तो वो कौन सी गाय होगी? वो होगी हॉलस्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन ए। धूमक है, तो धूमक क्या है? तो ये है मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल ब्रोमाइड है धूमक। ऑपरेशन फ्लड थर्ड का संबंध किससे है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। जब एक रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं में हो जाता है तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? तो इस रोग को हम कहते हैं पशु महामारी। क्या कहते हैं? पशु महामारी कहते हैं। निम्न में से कौन सी दीकाजी गाय की नस्ल है? तो राइट आंसर है दीकाजी नस्ल की गाय कौन सी है, आपको बताना है। तो वो है थारपारक। भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो वो भैंस है ऑप्शन बी मुर्रा भैंस। भारत में उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो वो है मुर्रा भैंस।